Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. विकास अपनी शक्ल दिखाओ, कैमरा ऑन करो। अच्छा, वेरी गुड। चलिए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या किया था हमने लास्ट वीक? मेरे को तो पता ही नहीं क्या करा। हाँ जी, टाइगर और लेसन किया था जी। द टाइगर किंग। कंप्लीट हो गई थी स्टोरी ना? कैसे मरा था टाइगर किंग? हाँ जी। हाउ डिड ही डाई? दूसरे पहन के जाइए। पीयूष, कैसे मृत्यु हुई उसकी? टाइगर किंग की मृत्यु कैसे हुई? जी वो 100 वाला मारने के लिए जा रहा था। हाँ, विकास कैसे डेथ हुई टाइगर किंग की? सर जो वो लकड़ी का टाइगर था उसके हाथ में छुप गया था। लकड़ी के टाइगर की जो क्विल थी, QUIL क्विल की, लकड़ी की जो फांस थी वो उसे चुभ गई थी और उससे क्या हो गया, उसको इन्फेक्शन हो गया, सेप्टिक हो गया और उसकी सारी बाजू में जहर फैल गया, विषाक्त हो गई उसकी बाजू और उसका ऑपरेशन करना पड़ा। 3 सर्जन विदेश से आए थे, लेकिन कहानी में कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, लेकिन टाइगर किंग मर गया। टाइगर किंग की जान नहीं बचा पाए। ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। तो कैसा सक्सेसफुल था ऑपरेशन, ये अपने आप पता चल जाता है। दीपक और पप्पू, शो योर फेसेस, अपने फेस दिखाओ पहले। आज हम कौन सा लेसन करने वाले हैं? दीपक, पप्पू, वेरी गुड, वेलकम। राइट, आज का लेसन, आज का टॉपिक मैंने डाला है, क्या है? क्या टॉपिक डाला है आज का? लास्ट स्प्रिंग। कौन सा? लॉस्ट स्प्रिंग। क्या डाला है सर? लास्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग। हाँ, लॉस्ट मीन्स दैट विच इज लॉस्ट, दैट विच इज गॉन, जो चला गया, खो गया, है ना। और स्प्रिंग का मतलब बसंत। बच्चों का बसंत कब होता है भाई? व्हाट इज बसंत किसे कहेंगे? अगर हम मनुष्य की आयु का हिसाब लगाएं, मनुष्य की आयु के अनुसार बसंत कब आता है? 50 साल में, 10-12 साल में, या 60-70 साल में, है ना। आयु का बसंत, एज का बसंत कब आता है? जैसे मौसम में बसंत कब आता है? जब फूल खिलते हैं, नई कोपलें आती हैं जी, पेड़ों बचपन पर, में खेतों पर, है ना। तितलियां मंडराती हैं, बगीचे, हरियाली, सब जगह जीवंत हो उठते हैं। ऐसे ही मनुष्य की स्प्रिंग कब आएगी? स्प्रिंग का मतलब बसंत। बसंत ऋतु कब है मनुष्य की? बचपन। तुम क्या हो? बसंत में हो इस समय। हाँ, दिल किया आगे क्लास में, नहीं किया तो नहीं आए, मन किया पढ़ लिए, नहीं किया तो नहीं सही, बाहर में जाए पढ़ाई, है ना। कोई चिंता नहीं, ना रोटी कमानी है, ना पत्नी की बात सुननी है, ना मम्मी की फिक्र है, क्या कहाँ हो रहा है, कोई चिंता नहीं। तो ये क्या है? बसंत है। अभी रोटी कमाने का कोई फिक्र नहीं है, ठीक है, ना कोई पैसा कमाना है, ना बच्चों की फीस देनी है, स्कूल में फीस देनी है, मम्मी पापा चिंता करे, हमें क्या लेना देना, isn't it? तो ये क्या है? तुम्हारा बसंत है। लेकिन दुनिया में
हजारों लाखों करोड़ों ऐसे बसंत हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनके जीवन में बसंत कभी आया ही नहीं, जिन्होंने बचपन देखा ही नहीं, लापरवाही जानी ही नहीं, केयर फ्री एटीट्यूड, खुशियां देखी नहीं। बचपन में जो खुशियां होती हैं, जो निश्चिंतता होती है, जो मौज होती है, जो मस्ती होती है, उन्होंने जानी ही नहीं। तो ऐसी एक कहानी है हमारे पास 12th क्लास की, जो डिटेल्ड स्टडी के लिए बुक है हमारी फ्लेमिंगो। उसका तीसरा लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग। तो चलिए सीधे लेसन की समरी पे चलते हैं हम। ओजस्वी राणा, वेलकम। चलिए देख रहे हो लॉस्ट स्प्रिंग, समरी इन इंग्लिश दिख रहा है सबको? ओजस्वी, यस सर। आपकी स्क्रीन पे लॉस्ट स्प्रिंग। चलिए पढ़ते हैं इसको। द फर्स्ट पार्ट tells the author's impressions regarding the life of poor rag pickers. गरीब कबाड़ चुनने वाले बच्चे हैं, poor rag pickers। सुबह सुबह देखते हो ना, पीछे कमर पर झोला टांग के, बोरी कट्टा टांग के बच्चे निकल पड़ते हैं चुनने के लिए कबाड़ को। ऐसे कबाड़ चुनने वाले बच्चों से ऑथर मिलती है, एनिस जुंग, और उन्हें देखकर उसके मन पर जो इम्प्रेशंस पड़ते हैं, प्रभाव पड़ते हैं, उनका वो जिक्र करती है। लेसन के पहले भाग में रैग पिकर्स, गरीब रैग पिकर्स से मिलने के बाद उनके जीवन के बारे में जो छाप पड़ती है लेखिका के मन में, उसकी वो बातें करती है। The rag pickers have come from ढाका। ये रैग पिकर्स कहाँ से आए हैं? ढाका से आए हैं। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में है। Furthermore, the settlement of the rag pickers is in the area of सीमापुरी। और ये जो रैग पिकर्स हैं कहाँ रहते हैं? सीमापुरी में रहते हैं। They live in सीमापुरी। ये सीमापुरी कहाँ है? दिल्ली की आउटस्कर्ट्स पर। दिल्ली की जो फिरनी है, जैसे बबियाल गांव के चारों तरफ जो सड़क है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरीफेरी। क्या बोलेंगे? पेरीफेरी। तो दिल्ली की पेरीफेरी पर जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, सेटलमेंट है, बस्ती है, उसको सीमापुरी कहते हैं। नाम सीमा से पड़ा है उसका। सीमा पर, दिल्ली की सीमा पर जो बस्ती है, उसका नाम क्या हो गया? सीमापुरी। डिस्ट्रक्शन हैज कम इन देयर फील्ड्स एंड होम्स ड्यू टू द स्टॉर्म्स। अब अगले पंक्ति में ये आंसर है कि वो ढाका से क्यों आए। जब उनके पास घर था ढाका में, बांग्लादेश में, वो दिल्ली क्यों आए? दिल्ली इसलिए आए क्योंकि उनके फील्ड्स, उनके खेत क्या हो गए थे? बर्बाद हो गए थे, डिस्ट्रक्ट हो गए थे। किसमें? तूफान में। ढाका में गंगा नदी, जो कि वहां हुगली के नाम से जानी जाती है, हर साल बाढ़ ले आती है, तूफान आते हैं और वहां के किसानों की फसलें, उनके खेत पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए वहां से वो लोग विस्थापित हो गए। वहां से देश के, दुनिया के दूसरे शहरों और गांवों में वो लोग चले आए। They had come to the big city in the hope of finding living here। तो रोजी रोटी, finding living, रोजी रोटी की तलाश में वो बड़े बड़े शहरों में वहां से चले गए। However, the reality was, हालांकि सच ये था, painful for them and they had to face many hardships।
असल में उनको क्या है, बहुत ही तकलीफ झेलनी पड़ रही है और बहुत सी मुश्किलें उनके जीवन में उनको फेस करनी पड़ रही है। अपने घर से कोई विस्थापित हो जाए, दूर जाना पड़े, तो बहुत सी दिक्कतें उनके जीवन में आती हैं। They are certainly poor and lack various resources. तो निश्चित रूप से वो गरीब हैं और बहुत सी सुविधाओं की उनके पास कमी है, बहुत से संसाधन उनके पास नहीं है, जीवन यापन के साधन उनके पास पर्याप्त नहीं है। तो अब तक हमने क्या देखा? For whom does the first part of the story dedicate? कहानी का पहला हिस्सा किनके बारे में है छोटू, बताओ? हाँ जी सर। किसके बारे में कहानी है? ये जी किसके बारे में? वो कबाड़ चढ़ने वाले के बारे में है जी। है हाँ, इंग्लिश में बोलो, ये मैंने मार्क हाँ जी, वो किया। रैग पिकर्स। टैग पिकर पिकर्स। कहते हैं, रैग किसे कहते हैं? चीथड़े, कतरने। हाँ जी, रैग पिकर्स। और ये कहाँ से आए हैं रैग पिकर्स? ढाका से जी। ढाका से। ढाका से क्यों आए हैं ओजस्वी? ढाका से ये लोग क्यों आए हैं? ओजस्वी अनम्यूट करें। घर बर्बाद हो गया था सर उनका। यस, उनके खेत, उनके घर बाढ़ की वजह से, तूफान की वजह से बर्बाद हो गए, डिस्ट्रक्ट हो गए, इसीलिए वो वहां से बड़े बड़े दूसरे शहरों में विस्थापित हो गए। उनमें से जो लोग दिल्ली में आए वो कहाँ रहते हैं अब? बस्ती का नाम दीपक? सीमापुरी में। सीमापुरी कहाँ है? दिल्ली की सीमा पर, दिल्ली की सीमा पर। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है? नेक्स्ट सर। नेक्स्ट देखें। द राइटर वॉचेज साहब एवरी मॉर्निंग एज ही स्क्रम्जेस फॉर गोल्ड इन द नेबरहुड। तो ये जो हमारी राइटर है एनिस जोंग, ये किसको देखती है? साहब को देखती है। हर सुबह एक लड़का साहब उसकी नजरों में आता है। क्या करता है साहब? स्क्रम्जेस। स्क्रम्जेस का मतलब कबाड़ बीनना, कबाड़ बीनना, कबाड़ में से चीजें उठाना। ये साहब को कबाड़ बीनते हुए देखती है, ढूंढते हुए देखती है। क्या? गोल्ड। गोल्ड को क्या किया है? इन्वर्टेड कॉमास में। तो गोल्ड का यहाँ मतलब क्या हो गया? स्पेशल हो गया। गोल्ड का मतलब क्या हुआ? पैसे, काम की चीजें, काम की चीजें। कबाड़ में जो भी काम की चीजें मिलती हैं बच्चों को, वो क्या है उनके लिए? गोल्ड। सोना। सोना हो गया, चांदी हो गई। कहते भी है ना, आज तो उसकी चांदी हो गई। हाँ, किसी को कुछ मिल जाता है तो क्या करेगा? बोलते हैं आज चांदी हो गई। जिसके घर से आवाज आ रही है वो म्यूट कर ले बेटे, और जिसके पास ओपन रख सकता है। तो साहब क्या ढूंढ रहा है? गोल्ड। गोल्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? काम की चीजें, कुछ कीमत की, कुछ वैल्यू की चीजें मिल जाती हैं। This the means of survival. The means of survival. जीने का सामान। For these rag pickers is the garbage. इन कबाड़ चुनने वाले बच्चों के लिए जो कूड़े के ढेर हैं, गार्बेज। गार्बेज क्या किसे कहेंगे? कूड़े के ढेर हैं बाहर, बस्ती के बाहर। इस कबाड़ के ढेर जो है इनके लिए क्या है? जीवन यापन का साधन है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल। कबाड़ के ढेर में क्या मिल जाता है? सोना मिल जाता है। मतलब एक
रुपया, 2 रुपया, कोई प्लास्टिक का डब्बा, कोई टिन का डब्बा, वो मिल जाता है। Furthermore, for the children, it is wondrous thing. एक तो क्या है ये गार्बेज का, एक तो नंबर 1 मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, जीवन यापन का साधन है, रोटी रोजी चलती है उनकी। और दूसरा क्या है, वंडरस थिंग, खजाना है उनके लिए, हैरान कर देने वाला है उनके लिए। छोटे बच्चों के लिए तो किसी बच्चे को 10 रुपए का नोट मिल गया, सिक्का मिल गया कबाड़ में, तो उसके लिए क्या है ये, वंडर। Children are able to find a coin or two from it. बच्चों को एक सिक्का, 1 रुपए का, 2 रुपए का सिक्का मिल गया, तो वो क्या समझते हैं, कूड़े के ढेर को, वंडरस थिंग, कमाल की चीज है ये, यहाँ से खजाना मिलता है, गोल्ड मिलता है। These people have ambitions and desires, क्योंकि इन बच्चों की भी क्या है, सपने हैं, इनकी भी इच्छाएं हैं, इनकी एम्बिशंस हैं, इनके जीवन में लक्ष्य हैं, अपेक्षाएं हैं, इनकी इच्छाएं हैं। वो किससे पूरी होती हैं, जो पैसा मिलता है इनको गार्बेज से। The problem is that they do not know the way to make them possible. इनके पास सपने तो हैं, इच्छाएं तो हैं, लेकिन उन इच्छाओं और सपनों को कैसे में बदला जाए वो इनको नहीं पता। They do not know the way. तरीके नहीं पता इनको कि जो हमारे मन में सपना आता है, जो इच्छाएं उठती हैं, उनको अच्छे से कैसे पूरा किया जाए, उनको मटीरियलाइज कैसे किया जाए। There are quite a few things that they are unable to reach. बहुत सी चीजें उनकी पहुंच में नहीं है। Later साहब joins a tea stall. बाद में एक दिन एनिस जून को, राइटर को पता चलता है कि साहब एक चाय की दुकान पे काम करने लगा है। साहब ने क्या कर लिया, अब एक टी स्टॉल पे, चाय की दुकान पे जॉब करना शुरू कर दिया। Where there is possibility for him to earn 800 rupees and all the meals. क्या मिलता है उसको यहाँ से, 800 rupees, 800 रुपए और दोनों वक्त का खाना, 2 वक्त का, 3 वक्त का। ऑल द मील्स का मतलब खाना सारा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और क्या मिलता है, 800 रुपए। However, this job has deprived him of his freedom. लेकिन इस जॉब में उसके पास क्या नहीं है, freedom नहीं है, मर्जी नहीं है। जैसे जब वो कबाड़ चुनने जाता था तब उसकी मर्जी थी, सुबह 4 बजे जाए, 6 बजे जाए ना जाए, कब तक जाए, है ना, उसके पास क्या थी, फ्रीडम। लेकिन अब चाय की दुकान पे, अगर चाय की दुकान का टाइम सुबह 5 बजे है, 6 बजे है, तो उसी टाइम जाना पड़ेगा। दुकानदार कहेगा कप धो तो कप धोएगा, चाय पकड़ा के आओ तो चाय पकड़ाएगा, करेक्ट। और जब मर्जी आए तब नहीं जा सकता, कहीं पूछ के जाना पड़ेगा। तो इसलिए अब उसके पास क्या नहीं बची, freedom As such, their condition is pretty hopeless and full of misery. इस तरह हम देखते हैं पहले पार्ट में इन बच्चों की, देयर का मतलब सब चिल्ड्रन, साहब और साहब के दोस्तों की जो किस्मत है, जो जिंदगी है, वो क्या है, होपलेस है, ना उम्मीदगी से भरी है, और फुल ऑफ मिजरी है, दुख से भरी है। इनके जीवन में दुख है और निराशा है। होपलेस का मतलब निराशा। क्यों निराशा है, इनके पास खाने को ठीक से सामान नहीं है, है ना, और जीवन की बहुत सी जरूरतें, पाँव में जूते नहीं हैं, और जो दूसरे बच्चे, अच्छे घरों के, मिडिल क्लास के बच्चे जो मौज मस्ती करते हैं, वो करने के इनके पास संसाधन नहीं है। The second part explores the life of मुकेश। तो पहले पार्ट में किसकी बात हो रही थी, किसकी बात हुई, साहिब, साहब, उसके दोस्त कौन थे, रैग पिकर्स, इनके बारे में बात हुई। दूसरा पार्ट किसके बारे में है, मुकेश,
Life of Mukesh. सर मुकेश Mukesh is a boy who belongs to the family of bangle makers. मुकेश एक ऐसा लड़का है जो चूड़ी बनाने वाले परिवार से आता है। मुकेश का संबंध किससे है? बैंगल मेकर्स परिवार से है, चूड़ी बनाने वाले एक परिवार से है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स अमेजिंग ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। और भारत में ग्लास इंडस्ट्री के लिए या बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए कौन सा शहर फेमस है? कौन सा शहर है ये? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में चूड़ियां बनती है। फिरोजाबाद ग्लास इंडस्ट्री है भारत की सबसे ज्यादा। There is an engagement of nearly 20,000 children in the particular business. जब ये लेसन लिखा गया तब कम से कम 20,000 बच्चे, साहब जैसे तुम्हारी उम्र के बच्चे, इन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करते थे। कितने बच्चे? 20,000 चिल्ड्रन चूड़ी बनाने 20,000। चूड़ी बनाने के बिजनेस में थे। Furthermore, no one over there understands or respects the law that forbids child labor. क्या है इस शहर की बात? जो बच्चों के संबंध में पर्टिकुलर बच्चों के संबंध में जो कानून बने हैं बच्चों को काम करने से रोकने के लिए, छोटे बच्चों से लेना अपराध है भारत में। चाइल्ड लेबर फॉरबिडन है, बच्चों से लेबर नहीं करानी है, श्रम के काम नहीं कराने हैं। इसका उनको पता ही नहीं है, पता है तो वो इसका रिस्पेक्ट नहीं करते। फिरोजाबाद के लोग, फिरोजाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े कारखानों के मालिक, उनको कोई परवाह नहीं है, कानून की रिस्पेक्ट वो नहीं करते, कानून का उल्लंघन करते हैं। कानून के अनुसार छोटे बच्चों को वो अपनी फैक्ट्री में चूड़ी बनाने का काम नहीं करवा सकते। कानून की परवाह किए बगैर वो 20,000 बच्चों से वहां काम ले रहे हैं। Moreover, the living condition as well as the working environment are both horrendous. और दूसरी क्या तकलीफ है? वहाँ की जो लिविंग कंडीशन है, रहन सहन की जो व्यवस्था है, गलियां कच्ची हैं, गलियों में पानी है, पीने का पानी प्रॉपर नहीं है, छत ठीक नहीं है, खिड़कियां नहीं हैं फैक्ट्रियों में। तो सारी जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, वहाँ का काम करने का जो वातावरण है वो अच्छा नहीं, horrendous है, हानि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। These children live in dreary cells. छोटी छोटी कोठरियों में रहते हैं। सेल्स का मतलब छोटी छोटी, dreary डरावनी, अंधेरी कोठरियों में, छोटे छोटे मकानों में रहते हैं। Also they work close to hot furnace. दूसरा, उनको भट्टियों के पास काम करना पड़ता है। शीशा पिघलाने के लिए, शीशे को ढालने के लिए, मोड़ने के लिए, वेल्ड करने के लिए भट्टियां जलानी होती हैं, आग की भट्टियां, उनके पास उनको काम करना होता है। दिस इज सर्टेनली वेरी डेंजरस एज इट मेक्स दिस चिल्ड्रन ब्लाइंड। और ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इनसे बच्चे अंधे हो जाते हैं। सारा दिन आग के पास बैठकर गर्मी में काम करने से और तेज रोशनी से उनकी आंखें अंधी हो जाती हैं। When they enter adulthood, adulthood होते होते यानी 18 साल तक, 21 साल के होते होते उनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। Furthermore, इसके अतिरिक्त these children have to deal with the pressure of debt. इनके ऊपर कर्जा होता है, ये एडवांस में पैसे ले लेते हैं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, क्योंकि इनकी जो सैलरी होती है, तनख्वाह होती है, वो इतनी काफी नहीं होती कि उनका घर ठीक से चल सके। तो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ये किसी साहूकार से या अपने ही एम्प्लॉयर से, मालिक से पैसा उधार ले लेते हैं और फिर ठीक समय पर उसको लौटा नहीं पाते तो कर्ज में डूब जाते हैं।
Moreover, they are unable to think of solution to solve this problem. और इस समस्या से बाहर निकलने का कोई समाधान उन्हें सूझता नहीं है। करें तो क्या करें, उनकी समझ में नहीं आता कैसे इस गरीबी से, इस मुश्किल से बाहर आया जाए। There is no way for these children to come out of this trap. इस जाल से, इस पिंजरे से, इस जकड़न से छूटने का इन बच्चों के पास कोई भी उपाय नजर नहीं आता। ये किसके संबंध में हम पढ़ रहे हैं? मुकेश या साहब? विकास? मुकेश सर जी क्या? के बारे में पढ़ रहे हैं कि साहब के बारे में? साहब कौन है? मुकेश। साहब कौन है? रैग पिकर। साहब कौन है? रैग पैकर है। रैग पिकर। और मुकेश कौन हाँ है? जी, वो चूड़ी बनाने वाला है जी, बैंगल मेकर। काम करता है जी चूड़ी बनाने का। बैंगल मेकर्स। एंगल मेकर। बैंगल मेकर। बेंगल मेकर सर। कहाँ पर हैं बैंगल मेकर्स? बैंगल मेकर्स कहाँ है, कौन से शहर में? फिरोजाबाद में सर। और ये रैग पिकर्स कहाँ हैं? फिरोजाबाद। रैग पिकर्स, रैग पिकर्स कहाँ हैं? सीमापुरी। सीमापुरी में, दिल्ली में। रैग की सीमापुरी है दिल्ली। सीमापुरी कहाँ से आए हैं? सीमापुरी। हाँ, रैग पिकर्स कहाँ से आए हैं? ढाका। ढाका से। ढाका। तो अभी हम ढाका। मुकेश और मुकेश जैसे बच्चों की कंडीशन पढ़ रहे हैं। मुकेश जैसे बच्चे निकलना तो चाहते हैं ऐसी कंडीशन से बाहर, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं है। The policemen, bureaucrats, gentlemen and the politicians will all hinder their way of progress. इनको आगे बढ़ने से रोकने में सब शामिल हैं, पुलिस वाले भी, ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर भी, मिडलमैन बिचौलिए भी और राजनेता भी। कोई नहीं चाहता कि ये लोग आगे बढ़ें, ऊपर उठें, जीवन में तरक्की करें। The women in the household consider it to be their destiny or fate. तो इसलिए इनके घर की जो औरतें हैं वो इसे अपना भाग्य मान लेती हैं, किस्मत मान लेती हैं कि हमारी किस्मत में यही दुख लिखे हैं, ऐसी ही तकलीफें लिखी हैं, हमारी तो किस्मत में ही चूड़ियां बनाना लिखा है। ऐसी कंडीशन में रहना लिखा है। तो किसको दोष देती हैं विमेन? डेस्टिनी को, भाग्य को, किस्मत को। एज ए रिजल्ट किस्मत को। उनकी इसी सोच की वजह से दे जस्ट फॉलो द एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन। वो जो है परंपरा के अनुसार इसी काम को अपनाती हैं और अपने बच्चों को भी यही काम करने को प्रेरित करती हैं। वो कहते हैं तुम्हारे बाप दादाओं ने भी यही काम किया, तुम्हारे पूर्वजों ने सारों ने यही काम किया और तुम भी यही काम करो, तुम्हारी में यही लिखा है। तो ये सोच क्या थी उनकी? बैकवर्ड थिंकिंग थी विमेन की। देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट मुकेश। लेकिन मुकेश इनमें सबसे अलग है। क्या बात अलग है मुकेश में? He is not like the rest of the folk there. वो बाकी बच्चों की तरह नहीं है वहां। This is because मुकेश has a big dreams. क्योंकि मुकेश के सपने कैसे हैं? बड़े हैं। He has a desire to become a motor mechanic in future. कितना बड़ा है सपना मुकेश का? अब वो चूड़ी बनाने वाले से ऊपर उठकर एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। The garage is far away from where he lives, but he has the determination to walk. हालांकि गैराज जहां वो मोटर मैकेनिक का काम सीख सकता है उसके घर से बहुत दूर है, फिर भी वो पूरा दृढ़ निश्चय करके बैठा है कि मैं वहां जाकर भी सीख लूंगा। अगर मुझे मौका मिला
तो मैं चूड़ी बनाने वाले काम को छोड़कर क्या बन जाऊंगा? मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा। और जब घर वाले कहते थे कि यहाँ से गैराज बहुत दूर है, तो वो कहता था कोई बात नहीं, मैं वहां हर रोज पैदल चल के जाऊंगा और काम सीखूंगा। तो कहानी का कंक्लूजन क्या है? Lost Spring summary gives us an analysis of the impoverished condition. क्या कह रही है Lost Spring में? गरीब बच्चों के हालात का वर्णन करती है। Impoverished condition faced by many children, जो हमारे देश में करोड़ों बच्चों को फेस करना पड़ता है। That condemn them to a life of pain, oppression and lack of education, जिसकी वजह से उन्हें बहुत दुख भरा और दमित जीवन जीना पड़ता है, ऑप्रेस्ड लाइफ जीना पड़ता है, सुविधाओं से रहित लाइफ जीवन जीना पड़ता है, बिना एजुकेशन के रहना पड़ता है, क्योंकि उनके पास सुविधाओं की कमी है, उन्हें ठीक से सुविधाएं नहीं मिलती है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके एमसीक्यूज और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और बीच में मैं भेजूंगा होमवर्क। वो होमवर्क हर रोज करना है और हर रोज दिखाना है तुम्हें। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे के पास हो? एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना है? सर आज कितने बच्चे आए? 2 3 5 2 7। रोहन के साथ कितने? अभिषेक एक ही है। 8 9 बच्चे आए। देखो, और हैं कितने? तुम 56 57 है 60 है जी नहीं जी 3 है जी। हाँ, जो क्लास लगाते हैं बेटे आजकल तो तुरंत यही अटेंडेंस सीधी बोर्ड में जाएगी। जिनकी अटेंडेंस लगेगी वही पास होंगे, है ना? उन्हीं का नाम रहेगा, नहीं तो नाम कट जाएगा 2-4 दिन में क्लास लगाई। हफ्ते में 2 तो क्लास होती है इंग्लिश की। तो अपने दोस्तों को बोलो, अब बड़े हो गए हो, तो सबसे बड़ी क्लास है, बुजुर्ग हो तुम तो इस स्कूल के, अपने दोस्तों को कहो कि क्लास में आया करो, अटेंडेंस बहुत जरूरी है, मस्ट है अटेंडेंस। और अब तो इसको हम मिटा भी नहीं सकते, जो आए हैं दिख रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा जो नहीं सकते उठा के, है ना? तो जो दिखाई दे रहे हैं उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं उनकी थोड़ा लगेगी। ये तुरंत अभी जो है चली जाएगी ऑनलाइन अटेंडेंस। तो अपने दोस्तों को समझाओ, मोटिवेट करो कि भाई क्लास लगाओ, नहीं तो फिर एग्जाम भी है सेट का जुलाई के अंत में, वो कैसे दोगे? फिर फेल हो जाओ। ठीक है, बोलोगे दोस्तों को? हाँ, यस सर। यदि बच्चों को अटेंडेंस 100% होगी तो उसी में पास हो जाओगे तुम। चलिए, कुछ पूछना है? हाँ, पीयूष क्या कह रहा है? बोलो। क्वेश्चन हाँ जी, कुछ नहीं। चलिए फिर मिलते हैं सोमवार को, और सोमवार तक इसका लॉस्ट स्प्रिंग का सारा काम हमने कर लेना। मैं हर रोज भेजूंगा व्हाट्सएप पे, तो उससे सारे क्वेश्चन और एमसीक्यूज तुमने लिखने भी हैं, याद भी कर लेने हैं। ठीक है, सी यू ऑन मंडे तक। 11 बजे लगती है क्लास। आज गलती से टाइम जो है वो 10 बजे डल गया, 11 बजे ही मिलेंगे हम। ठीक।